Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our new unit, which is unit number 17, and the unit is biotechnology. So let's start toward the introduction. Biotechnology. The term biotechnology आपके पास क्या है? ठीक है, बायो लाइफ टेक्नोलॉजी टेक्निक्स को कहते हैं. ठीक है, कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज करके डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो रिजल्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी के. ठीक है, कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो आपके पास है ये तो बहुत पुराने दौर से ही चलती आ रही है. जब सबसे पहले इंसानों ने एक प्लांट को सोक किया, लगाया, और फिर प्लांट से उन्होंने अपनी खुद की क्रॉप्स लगाई. क्रॉप से के साथ साथ उन्होंने जब एनिमल रखे, एनिमल को ब्रीड कराया, ब्रीड कराने के बाद उनकी वैरायटीज़ आगे से आपके पास आई. तो ये स्टार्ट से ही एक प्रोसेस चलता आ रहा है. एक एनिमल से ही आगे से मज़ीद ह्यूमंस को, दूसरी लाइफ के जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना आपके पास क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का कहते हैं ये तो आपके पास वहीं से स्टार्ट होगी थी. जैसे कि एक एक्शन है आपके पास, मिल्क जो है कन्वर्ट होता है चीज़ और योगर्ट के अंदर. ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी तो स्टार्ट से ही हमें देखने को मिल गई. इसके साथ जैसे कि विनेगर बनाया जाता है आपके पास शुगर के सोल्यूशन को फर्मेंट करके. ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी जो ये ब्रेड है, ब्रेड मेकिंग है जो सॉफ्ट और बड़ी स्पॉन्जी बनती है, ठीक है, जो बेकर्स बना रहे हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ही रिजल्ट से बन रही है. ठीक है, इसके साथ कहते हैं द टर्म बायोटेक्नोलॉजी रेफर की जाती है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपके पास यूज़ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके आर देयर प्रोडक्ट्स, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है. अब किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ किया गया और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही वेलफेयर के लिए काम किया गया. उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, बायोटेक्नोलॉजी कहते हो. बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, थेराप्यूटिक्स के अंदर है, डायग्नोस्टिक के अंदर है, प्रोसेस्ड फूड के अंदर है, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. आगे वन बाय वन कुछ इनमें से आप डिस्कस भी कर लेंगे. मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप है, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर ब्रीड ऑफ द एनिमल एंड लाइफ स्टॉक, एंड द वेराइटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के रिजल्ट में ही हैं. ठीक है, इसके साथ आप इम्पोर्टेंस की तरफ चले जाते हैं. अगर हम देखें तो कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाएगा तो 19th सेंचुरी में, जब इन द 19th सेंचुरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, जब मेंडल ने अपने लॉ दे दिए. ठीक है, मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस था. ये 3 उसके लॉ थे. साइंटिस्ट बिगेन टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द जीन एंड द कैरेक्टर. जब मेंडल ने अपने लॉ दे दिए हेरिडिटी के ऊपर तो साइंटिस्ट ने जीन्स और कैरेक्टर के बारे में मज़ीद उसके ऊपर क्या की, रिसर्च की. इट रिजल्टेड इन अ न्यू एडवांसमेंट इन अ बायोटेक्नोलॉजी. जैसे जैसे जीन्स और कैरेक्टर के अंदर एडवांसमेंट आती गई वैसे वैसे उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई. विद द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ डीएनए, और जैसे ही आपके पास डीएनए डिस्कवर हो गया, जो मॉर्गन ने आई थिंक जो मॉडल दिया था 1953 के अंदर, मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी इमर्ज. तो जब आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया फिर तो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई. ठीक है, द टेक्निक्स बीइंग यूज इन अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड. अब कौन कौन सी टेक्निक्स मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं? फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर. ये मोस्टली जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करके डिफरेंट अच्छी वैरायटी की चीज़ें पैदा की जा रही हैं. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव इफेक्ट है. ठीक है, इट फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजिकल मेजर दैट प्रूव बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन काइंड विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बेनिफिशियल चीज़ें लेते हैं. ठीक है, और इवन कि हम नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से
for obtaining benefit related to food production, health and the environment. तो मीन बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट में क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वो किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉर द बेटर हेल्थ, फॉर द बेटर इन्वायरमेंट। मतलब आपके पास जो डिफेक्टिव चीज़ें हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के अंदर है, हेल्थ के अंदर है या फूड की प्रोडक्शन के अंदर है, उनको ख़त्म करके उनकी बेटर वैरायटी को प्रोड्यूस जो किया जाता है, वो सारा का सारा जो आपके पास आता है वो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स वो वाली ड्रग्स हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, मीन के बैक्टीरिया के अगेंस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको आप एंटीबायोटिक कहते हो। ठीक है, एंटीबायोटिक जो टर्म है, एंटी अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ये एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो आपके पास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ली जाती हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने के बाद, ठीक है, मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही उसके कंपोनेंट लिए जाते हैं, फिर वो ड्रग प्रिपेयर होती है और ड्रग प्रिपेयर होने के बाद किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही उसको अफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मीन के एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ली जाती है, लाइक बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया से ही बनाई जाएगी और फिर बैक्टीरिया के ही अगेंस्ट उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होती है बैक्टीरिसाइडल और एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल, साइडल सुसाइड से वर्ड निकला हुआ है ना, कि वो वाले एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर दें उनको बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। वेयर एज बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये होता है साकिन कर देना ना, रोक देना, या वो वाली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी, आप उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हो। ठीक है, हमारे पास जो मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो जो प्रेफर की जाती है वो बैक्टीरिसाइडल ही प्रेफर की जाती है, लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। बैक्टीरियोस्टैटिक जहाँ पर यूज़ की जाएगी, एंटीबायोटिक जहाँ पे यूज़ की जाएगी जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, थेरेपी के दौरान उसका जो ड्यूरेशन होगा। अब ज़ाहिर बात है जब बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एक बंदे को दे दी गई तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो रुक गया। अब जब उसकी की ग्रोथ को रोक लिया गया तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास वो जिस बंदे के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अपने अंदर कॉज कर लेगा या डिफेंस कॉज कर लेगा उस बैक्टीरिया के। तो जब आपके पास एंटीबायोटिक जो स्टैटिक एंटीबायोटिक थी उसका जब इफेक्ट कम होगा आपके पास, तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर डिफेंस के तौर पर अगेंस्ट या रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कॉज हो चुकी होगी, तो बंदे की जो बॉडी होगी वो खुद ही उसका जो इम्यून सिस्टम होगा उसके अगेंस्ट वो काम कर लेगा। ठीक है, इसके साथ अब आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं एंटीबायोटिक्स की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक को केमिकल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ना डिफरेंट मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के नाम से आपको पता चल रहा है सल्फर भी में भी होगा केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना, कि उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग हमने देखना है। सल्फोनामाइड का मतलब है सल्फर भी है, नमाइड्स मीन अमाइन ग्रुप भी कहीं पे इसके अंदर मौजूद है। सल्फोनामाइड आर द सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सिंथेटिक की टर्म हमने पहले भी डिस्कस किया। सिंथेटिक वो होते हैं वो चीज़ें जो लैब के अंदर बनती हैं, ठीक है, दैट कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप। उसमें क्या कहते हैं, दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं सल्फोनामाइड्स जितने भी हैं आपके पास, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है ना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जब लेंगे तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी, बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही, उसकी ग्रोथ को, उसके फंक्शन को रोक देगी। दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड इन अ बैक्टीरिया। अब इसके खाने से होगा क्या, बैक्टीरिया के अंदर जो फॉलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस रुक जाएगी। फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक न्यू डीएनए। अब फॉलिक एसिड ज़रूरी क्यों है, नए डीएनए बनाने के लिए। जब नई कॉपीज ही बैक्टीरिया की नहीं बनेगी तो इट्स मीन कि इन्फेक्शन आगे फैलेगा ही नहीं। सो बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग
सल्फेनामाइड आर यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब हमारे पास जो सल्फेनामाइड्स हैं वो एक तो आपके पास निमोनिया को ट्रीट करने के लिए और साथ यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन जितने भी हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड जो टाइप आपके पास आती है वो है आपके पास टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन में हम देखते हैं क्या है। टेट्रासाइक्लिन आर डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पीशी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया हैं उनसे ये ली जाती है। ठीक है, ये वाली टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है एंड इनहिबिट, और क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। आपके पास जो सल्फेनामाइड थी वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती थी। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन को अगर देखें तो ये आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है। टेट्रासाइक्लिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब वो जो निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती थी, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन है आपके पास उसको, साइनसिस जो ये आपके पास जो ज़ुकाम वाली कंडीशन होती है, जो आपके पास साइनसिस उसको बोलते हैं। मिडल ईयर का कोई भी इन्फेक्शन होगा उसके लिए यूरिनरी ट्रैक में ये भी यूज़ हो रही है, और साथ स्किन और इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो आपके पास टाइप आ रही है वो है आपके पास सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन ड्राइव फ्रॉम द स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया की ही एक स्पीशी से ली जाती है। मैंने आपको बताया ना, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही काम करने के लिए यूज़ होती है, सेफेलोस्पोरियम से। सेफेलोस्पोरिन आर बैक्टीरिसाइडल। अब ये बैक्टीरिसाइडल है, इट्स मीन ये जैसे ही बंदा लेगा ये वाली एंटीबायोटिक तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो टोटली इस एंटीबायोटिक की वजह से किल हो जाएगा। दीज एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही ये नहीं बनने देगा। ठीक है, जब सेल वॉल ही नहीं बनी तो अंदर का जितना भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो सकेगा। सेफेलोस्पोरिन इज यूज टू ट्रीट निमोनिया, स्ट्रेप थ्रॉट्स, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, वेरियस टाइप ऑफ द स्किन इन्फेक्शन, गोनोरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ये इन सारे इन्फेक्शन के लिए आपके पास यूज़ होता है। इसके साथ आपके पास ये छोटा सा एक और टॉपिक भी है, उसको भी आज इसी उसमें देख लेते हैं कि क्या है। वो टॉपिक है आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक आपके पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं मेडिसिन के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास बैक्टीरिया जो है उसको मारने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हाउएवर बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस एंटीबायोटिक, अब एक एंटीबायोटिक दी गई एक पेशेंट को। ठीक है, उसने 1 मंथ उसको यूज़ किया। 1 मंथ के बाद वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी एंटीबायोटिक को चेंज करता है। उसका रीज़न ये है कि वो जो एक एंटीबायोटिक होती है वो एक पेशेंट बार बार जब लेता है तो उसके रिज़ल्ट में होता क्या है, उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि जो बैक्टीरिया ऑलरेडी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है। रेजिस्टेंस मीन या तो बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा, अगर वो बैक्टीरिसाइडल है फिर तो चलें वो उसको किल कर देगा, लेकिन अगर वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है तो अगर वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक रहे हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके किसी और सोर्स के थ्रू फोलिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा जो बैक्टीरिया है आपके पास। इट्स मीन कि बैक्टीरिया अगेंस्ट उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने अंदर डिफेंस कॉज कर लेगा, तो वो जो पुरानी वाली एंटीबायोटिक है वो फिर अब इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके साथ कहते हैं बैक्टीरिया हैव अ नंबर ऑफ वे टू बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब बैक्टीरिया के पास कई सारे तरीके होते हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के तौर पे रेजिस्टेंट कॉज कर ले अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दे पोजेसेस एन इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर। पहला काम तो ये करते हैं इंटरनली अपने स्ट्रक्चर को ही ये बैक्टीरिया चेंज कर देता है, सो दैट एनी गिवन एंटीबायोटिक नो लॉन्गर वर्क टू इनहिबिट और किल देम। तो फिर क्या होगा, जब स्ट्रक्चर ही उसने चेंज कर दिया तो जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं या तो वो आपके पास सेल वॉल को के काम को रोकेगी या प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकेगी या फोलिक एसिड को रोकेगी, लेकिन अब जब बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस कॉज करेगा तो वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ले आएगा, तो चेंजेस लाने की वजह से अब वो वाली एंटीबायोटिक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। कहते हैं दे कैन आल्सो, दूसरा तरीका ये हो सकता है बैक्टीरिया के पास, दे कैन आल्सो डेवलप वे टू इनएक्टिवेट और न्यूट्रलाइज द एंटीबायोटिक। दूसरा तो फंक्शन इसका ये है कि वो
जो एंटीबायोटिक बंदे ने ली उसी को न्यूट्रल कर दे या उसी को इनएक्टिवेट कर देगा। सम बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर द जीन कोडिंग फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। या फिर एक और सीन ऐसा है कि जीन कोडिंग के थ्रू भी बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। फिर कहते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक पोजेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम। डेफिनेटली ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है, आपके पास एक सीरियस प्रॉब्लम है कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज कर ले, बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिजीजेस आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि जो एंटीबायोटिक के बगैर हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक एंड कंटिन्यू टू कॉज इन्फेक्शन। अगर ऐसा होगा कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज कर चुका है, उसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या होगा, हमारे पास उसके रिज़ल्ट में ये होगा कि फिर अब वो उस एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली इन्फेक्शन कॉज करे जाएगा। सम ऑफ दिस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स। तो उस टाइप की जो बैक्टीरिया है उनको ट्रीट करने के लिए मज़ीद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत होगी।